चलिए समझिए, आज अब पहली बार छोटे क्लासों से न्यूक्लियस पढ़ाई जाती है, लेकिन जब जब ये चैप्टर इंटरमीडिएट का जब मैं पढ़ाता हूं तो मुझे उस व्यक्ति के बारे में सोचने के लिए मेरा मन मजबूर कर देता है जिस शक्ति ने इस ब्रह्मांड को बनाया होगा। समझिए, अगर मैं कहूं कि भगवान पे भरोसा हो जाता है तो लोग कहेंगे कि तब फिजिक्स क्यों पढ़ाते हैं ना जी। लेकिन कोई तो है जो इस संरचना को पहली बार दिया होगा तब बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाया होगा। अब उसे आप जो समझ लीजिए। आइए हम ऐसे टॉपिक को डिस्कस करेंगे आज। सुनना है केवल, अगर रफ वर्क आप लिखे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन बहुत जिम्मेदारी से समझिए, सुनिए। आप जरा सोचिए तो ब्रह्मांड को जिसने बनाया होगा वो कितनी बड़ी जिम्मेदारी निभाया है कि इसको एक अस्थायित्व दिया है। ये कितना अस्थाई है। एक और कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है, दूसरे ओर कहा जाता है कि अस्थाई है, न्यूक्लियस अस्थाई है। तो ऐसा जिसने जिम्मेदारी निभाया है वो बहुत महान होगा, जिसने भी निभाया है। अगर नेचर ने ये जिम्मेदारी निभाई है, नेचर बहुत महान है। आइए समझते हैं, सीधे लेके चलते हैं आपको न्यूक्लियस पे। छोटी छोटी बातें पहले अध्ययन करेंगे। न्यूक्लियस क्या है? मेरे बच्चे, आपको अध्यापक ऐसे पढ़ाता है और हम लोग पढ़ के खुश भी हो जाते हैं कि चलिए न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के भीतर क्या रहता है भाई? प्रोटॉन रहता है और क्या रहता है? न्यूट्रॉन रहता है। और कहा जाता है कि बाहर चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। यही पढ़ाया जाता है। ध्यान दीजिए, जब ये फार्मूला पहली बार आया साइंस में कि E बराबर mc², तो पूरे फिजिक्स को बदल दिया। जब आइंस्टीन ने पहली बार ये फार्मूला दिया E बराबर mc², तो आप मान लीजिए कि पूरी साइंस को बदल दिया, पूरी फिजिकल साइंस को बदला। और इसी की देन है, इसमें प्रकाश की चाल है, स्पीड ऑफ लाइट है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फिजिक्स दो भागों में बट गई। एक तो क्लासिकल फिजिक्स बन गई और दूसरा क्वांटम फिजिक्स बन गई। समझते हैं अथवा इसके अंदर जाकर के कि जो क्लासिकल फिजिक्स है, ध्यान दीजिए, इसमें क्या है कि जो इसकी स्पीड है, इसमें किसी का भी हम स्पीड पढ़ेंगे, किसी की वेलोसिटी पढ़ेंगे, तो प्रकाश की चाल से बहुत कम होती है। तो जो इसकी चाल प्रकाश के चाल से बहुत कम होती है, मतलब धीमी होती है, उसको हम लोग क्लासिकल फिजिक्स में पढ़े। बट गई फिजिक्स आपकी दो पार्टों में, एक क्लासिकल फिजिक्स, एक क्वांटम फिजिक्स। तो जिसकी वेलोसिटी प्रकाश के वेलोसिटी से, प्रकाश के चाल से बहुत कम थी, माने जो कण धीमी गति से गति करते थे उनको रख दिया गया क्लासिकल फिजिक्स में। क्योंकि ब्रह्मांड में बहुत सारे कण हैं जो बहुत तेज गति से गति कर रहे हैं लेकिन अस्थायी, कुछ धीमी गति से गति कर रहे हैं फिर भी अस्थायी है। तो इसको क्लासिकल फिजिक्स में पढ़ा गया। जैसे आप इसमें आए लोग F बराबर m×a, ये फेमस है इसके लिए फार्मूला, F बराबर m×a। इसका जन्मदाता न्यूटन है। अब इसमें हम न्यूटन के नियमों को पढ़ते हैं, मैक्सवेल के नियमों को पढ़ते हैं। समझ रहे हैं? ये घटनाओं पर आधारित है। 1900 से पहले की जो घटना है उस पर यह आधारित है। तो फिजिक्स दो भागों में बटी, एक क्लासिकल फिजिक्स, दूसरा क्वांटम फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स में कौन आया, मैं आपको अभी बताया कि जिसकी स्पीड लाइट के स्पीड से बहुत कम थी, उसे हम क्लासिकल फिजिक्स में रख दिए। इसमें फार्मूला बहुत फेमस है, F बराबर m×a। इसमें न्यूटन के, मैक्सवेल के, इनके नियमों का पढ़ते हैं। ये घटनाओं पर आधारित है। 1900 से पहले की घटना
की जिक्र ये सब क्लासिकल फिजिक्स कराता है। अब क्वांटम फिजिक्स में आइए। क्वांटम फिजिक्स में हम उसका अध्ययन करते हैं जिसकी वेलोसिटी, जिन कणों की वेलोसिटी लगभग में प्रकाश की चाल की लगभग बराबर होती है। यह माना जाता है कि बराबर है। वो छोटा है लेकिन बहुत तेज गति से गति कर रहा है। अब ये चीज जब न्यूक्लियस में हम लोग पढ़ाई करने के लिए चलते हैं तो परेशान करता है कि छोटा है, इतना तेज गति करता है, न्यूक्लियस अस्थायी क्यों? अब तो सवाल पैदा हो जाएगा। तो इसमें हम आइंस्टीन जैसे लोगों के बारे में पढ़ते हैं। E बराबर mc² जो फार्मूले मिले, इसके आगे बहुत सारे फार्मूले जनरेट हुए, सब मिला के परमाणु के, उप परमाणु के, इन छोटे छोटे कणों के बारे में हम पढ़ाई करते हैं। तो फिजिक्स दो पार्टों में, एक क्लासिकल फिजिक्स, एक क्वांटम फिजिक्स। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। आप जरा सोचिए तो जब ब्रह्मांड का निर्माण हो रहा होगा, चाहे किसी भी चीज का निर्माण होता है तो दो तीन चीजों को बहुत ध्यान दिया जाता है। पहला चीज कि भाई जिसे हम बना रहे हैं उसका मास कितना है, उसका द्रव्यमान कितना है। जिसे हम बना रहे हैं, अगर मैं मार्कर बना रहा हूं तो इसके बारे में सारी जानकारी इकट्ठा की जाती है। इसका मास कितना है, इसकी एनर्जी कितनी है, इसमें टाइम कितना लगता है। तीन चीजें आप स्पेशली पढ़ते हैं कि जो चीज का निर्माण आप कर रहे हैं, जिसे आप क्रिएट कर रहे हैं, उसकी मास कितनी है। मास मतलब द्रव्यमान कितना है, उसकी एनर्जी कितनी है, उसमें टाइम कितना लग रहा है, ये ना पढ़ते हैं। मतलब तीन चीजें आपके सामने आ जाती है, उसका मास, उसकी एनर्जी, उसका टाइम। यही सोचते थे लोग कि चलो भाई इसका मास कितना है, इसमें एनर्जी कितना लग रहा है, इसमें टाइम कितना लग रहा है। बहुत दिनों बाद ये बात पता चली कि अरे भाई ये तो द्रव्यमान और ऊर्जा लगभग एक ही चीज है। ये देखिए, जब इस ब्रह्मांड का निर्माण हो रहा है, जिस समय हो रहा था, नए नए कणों की खोज हो रही है, उस समय इन्हीं तीनों चीजों पर ध्यान दिया गया, मास पे, एनर्जी पे, टाइम पे। लेकिन बहुत सालों बाद पता चला कि जो द्रव्यमान है वही मेरी क्या है, ऊर्जा है। मतलब मास एनर्जी में चेंज होता है, एनर्जी मास में चेंज होता है। इस बात का ज्ञान हो गया कि द्रव्यमान ही ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। आपके सामने मैं दिया हूं, देखिए रिवर्सिबल प्रोसेस है, मास एनर्जी में, एनर्जी मास में। मतलब अगर मैं ये कहूं कि द्रव्यमान अगर कम होगा तो द्रव्यमान किसी का तभी कम हो सकता है जब उसकी कुछ ऊर्जा मुक्त हो रही है। अगर उसकी ऊर्जा मुक्त नहीं हो रही है तो फिर समझिए कि द्रव्यमान में कोई कमी नहीं हो रही है। आप खुद सोचिए ना, आप थकते हैं, जब थक जाते हैं इसका मतलब आपके शरीर की एनर्जी में क्या हो गई है, कमी आ गई। तो द्रव्यमान कम होगा तो डेल ई की जो वैल्यू है, डेल ई जो एनर्जी में चेंजिंग है, वो द्रव्यमान कम होगा तो डेल ई ऊर्जा मुक्त होगी। मतलब इतना एनर्जी मुक्त होती है डेल ई। अभी मैं पढ़ा था E बराबर mc²। अब मैं करूंगा अगर एनर्जी मुक्त हो रही है तो फार्मूला बनेगा डेल ई बराबर mc²। बन गया डेल ई बराबर mc²। आगे जब बढ़ेंगे फिर आपको सोचना है कि लोग बोलते हैं मास डिफेक्ट, द्रव्यमान क्षति। ये द्रव्यमान क्षति क्या है, कैसे पता चलता है, ये कहां से मुझे पता हो जाता है द्रव्यमान क्षति के बारे में? आइए इसको समझते हैं। मेरे बाबू ये न्यूक्लियस है और आपको पता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यहां रहते हैं नाभिक में, न्यूक्लियस में, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ क्या करता रहता है, चक्कर काटता रहता है। आइए दो तीन खास बातें पढ़ते हैं। परमाणु का सबसे अस्थाई और शक्तिशाली हिस्सा नाभिक। ध्यान दीजिए, दो तीन चीजें कह रहा हूं मैं। एक बात कह रहा हूं कि सबसे अस्थाई, परमाणु का सबसे अस्थाई, और क्या कह रहा हूं, शक्तिशाली। दोनों अपने आप में खास वर्ड है। मैं कह रहा हूं कि परमाणु सबसे अस्थाई तथा शक्तिशाली हिस्सा क्या है, नाभिक है। अब अस्थाई भी है, शक्तिशाली भी है। जो शक्तिशाली होता है तोड़ के चला जाता है, जो मर्जी वो कर लेता है। और अब दोनों बात कह रहे हैं कि अस्थाई भी है और शक्तिशाली भी है। इस भाषा को समझते हैं, क्योंकि देखिए जिसके पास पावर होता है वो सामने वालों को अपने से कम समझता है।
अब वो अस्थाई भी है, शक्तिशाली भी है। ऐसा रियल लाइफ में होता नहीं है। अरे आपके पास 1 करोड़ रुपया आ जाता है तो घमंड हो जाता है, मार मर्सिडीज से लेके किसी पर चलने लगते हैं, गार्ड उड़ पीछे खड़ा होने लगते हैं, आपके आपके दोस्तों की संख्या बढ़ जाती है। अब समझिए इस बात को कैसे समझेंगे हम। तो छोटी बात पर ध्यान दिया जाए कि ऊर्जा जितना कम, निकाय उतना अस्थाई। मैं कह रहा कि ऊर्जा जितना कम, सिस्टम निकाय उतना अस्थाई। माने एनर्जी कम रहेगी तो फिर आपका निकाय क्या रहेगा, अस्थाई रहेगा। इस बात को समझ लीजिए ध्यान से कि ऊर्जा जितनी कम, निकाय उतना अस्थाई। मतलब मैं कहूं कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन से नाभिक बना, इस बात को समझिए कि मैं कह रहा कि ऊर्जा जितना कम, ऊर्जा घटा, फिर नीचे ला गया हूं। ऊर्जा घटा मतलब ऊर्जा निकाय से बाहर निकल गया। ऊर्जा निकाय से बाहर निकलेगा तब ना उसकी एनर्जी घटेगी। तो जब सिस्टम से बाहर एनर्जी निकली तो उसकी एनर्जी घटी, और एनर्जी का घटना मतलब द्रव्यमान में कमी। एनर्जी का घटना मतलब द्रव्यमान में कमी। मैं पहले ही कहा हूं कि देखिए मास एनर्जी में बदलता है, इसका एक कनेक्शन है आपस में, मास एनर्जी में, एनर्जी मास में। मेरे बच्चे, आप अगर इनमें से सिर्फ एक चीज का नाम ले लेते तो सामने वाला डिस्टर्ब हो जाता। आप कहते कि सर थोड़ा हाइड्रोजन के बारे में बताइए ना, इसमें द्रव्यमान क्षति कहां हो रही है। भाई इसके पास तो कही है प्रोटॉन, ना मेरे पास पाने के लिए कुछ है, ना मेरे पास खोने के लिए कुछ है, क्षति कहां से होगी। तो ये सिर्फ एक अपवाद है, ये अपवाद है कि हाइड्रोजन के साथ द्रव्यमान क्षति नहीं होती। याद रखिएगा, हाइड्रोजन के साथ में द्रव्यमान क्षति कभी नहीं होती है। ये इस चीज का अपवाद है। आगे बढ़ते हैं, खास बातें समझते हैं, ताकि धीरे धीरे हम लोग चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। परमाणु के बारे में समझिए। परमाणु, प्रोटॉन की संख्या को आप जेड लिखते हैं। क्या लिखते हैं? परमाणु में प्रोटॉन की जो संख्या होती है उसको आप जेड लिखते हैं, और इसी को आप परमाणु क्रमांक कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक कहते हैं। दो बातें मैं कह रहा हूं। एक कह रहा हूं कि प्रोटॉन की जो संख्या होती है उसको आप जेड से लिखते हैं, और उसी जेड को आप क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक कहते हैं। न्यूट्रॉन को जो संख्या होती है उसको आप एन से लिखते हैं। अब बताइए मुझे, न्यूक्लियस का अगर द्रव्यमान पता करना हो, किसी परमाणु का द्रव्यमान पता करना हो, तो मैं क्या करूंगा भाई? जितना प्रोटॉन की संख्या है, माना जो उसका क्रमांक है ओ, और न्यूट्रॉन का जो क्रमांक है वो, उन दोनों की संख्याओं को मैं जोड़ दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि उसका द्रव्यमान कितना है। तो उसके द्रव्यमान के लिए मैं ए से लिखता हूं, एन माने न्यूट्रॉन, जेड माने प्रोटॉन का क्रमांक। तो ए इक्वल टू एन प्लस जेड, आपको एक नया फार्मूला मिला यहां से। अब आप याद रखेंगे इस बात को यहां से कि द्रव्यमान संख्या ए इक्वल टू एन प्लस जेड होता है। न्यूट्रॉनों की संख्या निकालना होगा तो क्या करेंगे? मुझे ये मान निकालना होगा तो क्या करेंगे? कुछ क्या करेंगे, जेड को इधर प्लस में तो इधर के भेज देंगे, कितना हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। मतलब अगर न्यूट्रॉनों की संख्या की बात करें एन इक्वल टू, तो हम लिख सकते हैं इस बात को ए माइनस पी लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इस बात का पता लगा रहा है, मैं इतना देर से मेहनत कर रहा हूं सिर्फ इस बात का पता लगाने के लिए कि नाभिक का अपना अनुमानित द्रव्यमान कितना हो सकता है। जिसने बनाया वो क्या सोच के बनाया था कि अस्थायी हो जाए। काम बहुत बड़ा कर रहा है, अस्थायी हो जा रहा है। कैसे निकलेगा ये? नाभिक का द्रव्यमान आप जानते हैं कि नाभिक का द्रव्यमान, नाभिक में दो लोग होते हैं, एक प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है। मतलब अगर प्रोटॉन का द्रव्यमान, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान मुझे पता चल जाता तो मैं नाभिक का द्रव्यमान लगभग अनुमान लगा लेता। आगे बढ़ते हैं। प्रोटॉन का द्रव्यमान मतलब प्रोटॉन की संख्या गुणे एक प्रोटॉन का द्रव्यमान। जितनी संख्या है एक प्रोटॉन का द्रव्यमान से गुणा कर दीजिए, पूरा प्रोटॉन का द्रव्यमान निकल जाएगा। तो प्रोटॉन की संख्या गुणे एक प्रोटॉन का द्रव्यमान। उसी तरह न्यूट्रॉन की संख्या गुणे एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। अब बताइए, अगर प्रोटॉन की संख्या को मैं जेड कहूं ऊपर, तो कहे हैं आप, और प्रोटॉन के द्रव्यमान को एमपी कह दू, पी माने प्रोटॉन, एम माने द्रव्यमान, तो जेड एमपी मिल गया। आगे बढ़ते हैं। न्यूट्रॉन की संख्या को ए माइनस जेड कह रहे हैं आप, न्यूट्रॉन की संख्या को ए माइनस जेड कह रहे हैं। ध्यान दीजिए, यहां से ध्यान दीजिए, इसको आप इधर भेज दो,
इधर भेजोगे तो ए माइनस क्या हो जाएगा, जेड बना लीजिएगा, ए माइनस जेड। तो ए माइनस जेड यहां लिख सकते हैं न्यूट्रॉनों की संख्या के लिए, और न्यूटन का एक द्रव्यमान को हम एम एन लिखे हैं, मतलब एम इजकल टू जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन। ये जो मुझे मिला, ये तय कर दिया कि एक फार्मूला बना, और इसी से हम नाभिक का अनुमानित द्रव्यमान निकाल सकते हैं। अब पता चला कि नाभिक कितना अस्थायी शक्तिशाली होते हुए भी इतना अस्थायी क्यों है, क्योंकि उसका द्रव्यमान का फार्मूला होता है एम इजकल टू जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन। ये इससे आप क्या पता लगा सकते हैं, नाभिक का अनुमानित द्रव्यमान। तो इस वीडियो में इतना है, फिर कल हम लोग इस वीडियो को आगे बढ़ाएंगे और शानदार टाइप की पढ़ाई आएगी। इस बात से आप समझ सकते हैं कि जिसने ब्रह्मांड को बनाया होगा वो कितना बारीकी से बनाया, कितनी बड़ी जिम्मेदारी निभाया है कि सब कुछ होते हुए भी अस्थायी है। ठीक है, थैंक यू।